हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हम पिछले कुछ एडिटोरियल में हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया है। हर एक राज्य को लेकर डिस्कस किया है। जब पश्चिम बंगाल के तत्कालीन गवर्नर का पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ झगड़ा हुआ था, तब भी इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। जब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री से झगड़ा हुआ था, तब भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। जब तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन गवर्नर के बारे में डिस्कशन हुआ या दिक्कतें हुई, तब भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। और आज उसी चीज़ को हम कंसीडर करते हुए इस एडिटोरियल को आज डिस्कस करेंगे। पूरा रूल एंड रेगुलेशन इसी बात को लेकर है, इसी बात को लेकर डिस्कशन है कि आखिरकार राज्यपाल की क्या लाइन होनी चाहिए, मतलब कि कहाँ तक राज्यपाल को अधिकार दिए जाने चाहिए और उसका रोल क्या होना चाहिए। इस चीज़ के बारे में फिर से चिंता करनी चाहिए या फिर से रिविजिट करना चाहिए। यह एक अलग प्रोफार्मा तैयार करना चाहिए कि कैसे गवर्नर और जो वहाँ की तत्कालीन राज्य सरकारें हैं उनके बीच के क्या संबंध होने चाहिए। इसी चीज़ों के बारे में ये पूरा एडिटोरियल होने वाला है, तो बने रहिए आप अंदर तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। द टाइम मे हैव कम फॉर क्लेरिफाइंग द रोल एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर। तो यहाँ पर इन्हीं सब झगड़ों को लेकर, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि कैसे जगदीश धनखड़ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, इन दोनों के बीच विवाद हो गया। किस चीज़ को लेकर विवाद हो गया? गवर्नर की पावर क्या होती है? गवर्नर एक प्रकार का राष्ट्रपति होता है। जैसे राष्ट्रपति के पास कोई बिल जब पास होता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर को जाता है, ऐसे ही राज्य सरकारें जब कोई बिल पास करती हैं तो गवर्नर की सहमति के लिए जाता है। फिर गवर्नर के पास ये अधिकार होता है कि वो फिर से भेज दे विधानसभा के पास। फिर विधानसभा ये जरूरी बाध्य नहीं होती कि वो कुछ चेंजेस करे, लेकिन फिर से अगर विधानसभा को ये लगता है कि नहीं वो बिल सही था, मतलब विधानसभा के पास ये अधिकार होता है कि गवर्नर की जो एडवाइस है उसको कंसीडर करे या ना करे, फिर से डायरेक्ट वही का वही बिल वापस गवर्नर के पास भेज दे। तो फिर गवर्नर के पास कोई अधिकार नहीं होता, उसे फिर राष्ट्रपति के पास भेजना ही पड़ता है कि वो कानून का रूप ले ले। तो ये पूरी प्रोसीजर होती है और यही कई चीज़ों में यहाँ पर हमें देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों इन्हीं चीज़ों को लेकर टकराव हमें देखने को मिला, जिसमें कि साइन ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन राजभवन एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन अ स्टेट आर नॉट इनफ्रिक्वेंट इन द कंट्री। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि राज्य सरकार और वहाँ के जो गवर्नर हैं उन दोनों के बीच जो कन्फ्रंटेशन है वो ऐसा नहीं है, वो चलता ही रहता है। कहीं ना कहीं हमें पिछले दिनों देखने को मिला ही है। द ऑनस ऑफन अपीयर टू बी ऑन द चीफ मिनिस्टर टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एज एविडेंस्ड बाय द पिनरई विजयन ट्राइंग टू बाय पीस विद मिप्ड गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान rather than pursue confrontational course over the several issues in recent time। तो यहाँ पर इन्होंने चीफ मिनिस्टर को ये भी बोला है कि ये सब जो भार है कि इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल विवाद उत्पन्न ना हो गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच, तो ये किस पर रहता है? वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर रहता है। और इस केस में जो पिनरई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री, उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान के साथ कई मुद्दों पर जो उनका विवाद हो सकता था उस चीज़ को क्या किया, सुलझाने का प्रयास किया है, जो कि एक बहुत बड़ा विवाद हो सकता था, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हमें ये सब देखने को मिला। वन वे ऑफ सीइंग दीज डेवलपमेंट इज़ टू एट्रीब्यूट देम टू अपॉइंटमेंट ऑफ दोज हु हैव बीन politically active in recent past as governor and the partisan role they play as an agent of center। तो यहाँ पर इस डेवलपमेंट को एक तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जो पॉलिटिकली एक्टिव रहा उसको गवर्नर बना दिया गया, और गवर्नर बनाने के साथ ही ये इस प्रकार का रोल हो जाता है गवर्नर का पद कि ये सेंटर का रोल उसमें, मतलब सेंटर चाहती है कि उसका हस्तक्षेप रहे राज्य सरकारों में। तो इसी प्रकार से वो सेंटर ये मतलब केंद्र सरकार का जो है वो एजेंट की तरह काम करते हैं, जो भी गवर्नर होते हैं वो सब। तो ये इसे इस प्रकार से देखा जाना चाहिए।
However, the problem may have to do with the way they understand their own power. तो यहाँ पर प्रॉब्लम की वजह क्या हो जाती है कि दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि वो अपने हिसाब से उस पावर को डिफ़ाइन करते हैं, उस पावर को समझते हैं और उस पावर के अनुसार उस जो भी राज्य सरकारें बिल पारित करती हैं, निर्णय लेती हैं, तो उस पावर का वो अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। Constrained by aid and advice clause in their routine functioning, some governors seems to be using the discretionary space available to them to keep regime on tenterhook. तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जो राज्य सरकार जो गवर्नर है उनके लिए जो अधिकार दिए गए हैं, उनका जो आधार है वो क्या है कि आप जो राज्य सरकार है उनके लिए या तो सहायता करो या उनको कोई एडवाइस दो। मतलब राज्य सरकारें कुछ गलत कर रही हैं तो उनको एडवाइस दो, राज्य सरकारें कुछ अच्छा कर रही हैं तो उनकी सहायता करो, ये ना करो कि आप उनके कामों में रुकावट डालो। तो बजाय इसके गवर्नर उनकी ना सहायता करके ना एडवाइस दे के वो क्या करने लगते हैं, अपनी विवेक का, अपने स्पेस को खोजने के लिए, उनकी पावर को प्रूव करने के लिए पूरी की पूरे रिज़म को एक हुक पर टांग देते हैं या परेशानी पैदा कर देते हैं। ये पूरा का पूरा इनका सीन है, क्योंकि जो गवर्नर है उनकी जो पावर है वो इस हिसाब से डिसाइड की गई है कि उनको या तो सहायता मिले या एडवाइस मिले। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट laid down in 1974 that the president and governor shall exercise their formal constitutional power only upon and accordance with advice of their minister, save in a few well-known exceptional situations also illustratively listed. तो यहाँ पर जो 1900 जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट की 1974 की प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर इस प्रकार से डिसाइड की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इस प्रकार से अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ देयर मिनिस्टर, कि वो जो भी काम करें, जो भी चीज़ें आगे अपनी पावर का यूज़ करें, वो किसकी एडवाइस के थ्रू करें, जो भी मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर मतलब विधानसभा में हो गए, इन सब के उससे करें। वेल नोन एक्सेप्शनल सिचुएशन ऑल्सो इलस्ट्रेटिवली, और यहाँ पर कुछ जो उदाहरण हैं, कुछ जो परिस्थितियाँ हैं वो भी वहाँ पर दर्शाई गई थी कि आपको कैसे काम करना है, कैसे राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना है, ना कि एक दूसरे से टकराव करके। येट देयर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ऑफ सम गवर्नर नॉट एक्टिंग अपॉन रिक्वेस्ट टू ग्रांट क्लेमेंसी और एक्सेंट टू द विल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बहुत सी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आई जहाँ पर जो गवर्नर हैं वो अपनी सहमति कई बिल्स को लेकर, कई रूल्स रेगुलेशन को लेकर नहीं देते। जैसे कि अगर तमिलनाडु का इशू हो गया तो नीट का जो एग्ज़ाम को लेकर तमिलनाडु गवर्नर राज्य सरकार ने एक बिल पास करवाया था, उसमें ये कहा गया था कि हमें नीट जो एग्ज़ाम है उससे एक्सेप्शन दो और हम खुद के ही राज्य का एक मेडिकल एग्ज़ाम कराएंगे। ये बिल पारित किया गया था, तो उसको वहाँ के जो तत्कालीन गवर्नर हैं उन्होंने सहमति नहीं दी थी। A reluctance to reserve for president consideration a bill that expressly require presidential assent because of obvious conflict with central law। तो यहाँ पर इनका कहना है कि गवर्नर ने आगे जब गवर्नर बढ़ाएगा नहीं तो प्रेसिडेंट के पास फाइल नहीं पहुँचेगी, जब प्रेसिडेंट के पास फाइल नहीं पहुँचेगी तो एक सही निर्णय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस मसले पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बिल पेश किया था वो बिल सेंट्रल का जो लॉ है उस चीज़ को क्या कर रहा था, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। तो इसलिए गवर्नर का क्या अधिकार था या गवर्नर का क्या रोल होना चाहिए था कि वो प्रेसिडेंट को आगे बढ़ाए, प्रेसिडेंट के पास आगे फाइल आगे बढ़ाए। लेकिन गवर्नर ने क्या किया, उसे रोक कर बैठ गए और इस प्रकार से वहाँ की तमिलनाडु गवर्नमेंट और वहाँ के जो गवर्नर हैं उन दोनों के बीच टकराव उत्पन्न हुआ। तो इनका यही कहना है कि भैया गवर्नर क्या है, गवर्नर को एक मिलजुल कर राज्य सरकारों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, लेकिन वो इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। अब फिर क्या आ जाता है, मस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अराइज ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। यहाँ पर अब जो भी जितने जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं वो किस कारण आ रहे हैं, खुद कॉन्स्टिट्यूशन के कारण आते हैं।
It fixed no time frame for the governor to act and contain in Article 163 an unusual power to choose what is in their discretion and what is not, with the court being barred from inquiry into whether any advice and if so what advice was given. तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही गलती है। आर्टिकल 103 गवर्नर को ये पावर देता है कि आपको किस प्रकार से विवेक लेना है, किस प्रकार से अपना निर्णय लेना है, उस निर्णय का क्या आधार है, ये कोई ना तो पूछ सकता है, इवन कोर्ट भी इस उनके अधिकार में कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ा इशू है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी ने गवर्नर को ये अधिकार दे दिया है, और साथ ही साथ ना तो ये टाइम फ्रेम डिसाइड किया है कि गवर्नर इतने टाइम फ्रेम के अंदर ये चीज़ें क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उनके लिए ये अधिकार दिया है। द सरकारिया कमीशन ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन रिकमेंडेड नो चेंज इन दिस स्कीम बट इट इज़ टाइम इट रिविजिट। तो जो सरकारिया कमीशन बना था राज्य और केंद्र सरकारों के संबंधों को लेकर, उसने भी ये कहा कि जो गवर्नर के वर्तमान पावर है उनमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन टकरावों को देखकर, हाल ही के दिनों में इतने जो टकराव हुए गवर्नर और वहाँ की राज्य सरकारों के बीच, तो इसे देखकर यही लगता है कि हमें फिर से इसके बारे में सोचना चाहिए। वाइल एज द लिंचमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एपरेटस, गवर्नर इंडीड हैव अ ड्यूटी टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनकरेज or caution the elected regime. The impression that governors are not obliged to heed cabinet advice persist in some area. तो यहाँ पर इनका यही कहना है कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तरह काम करता है राज्य सरकारों में, तो उसे उसकी जो कर्तव्य है यही होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करे, एनकरेज करे और कॉशन द इलेक्टेड रिजीम, और जो रिजीम है या जो भी सरकार है उसको क्या करे, सचेत करे इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में है, क्या विपक्ष में है। द इम्प्रेशन दैट गवर्नर आर नॉट ऑब्लिग टू हीड कैबिनेट एडवाइस परसिस्टेड इन सम एरिया। तो यहाँ पर जो गवर्नर का लेकिन रोल देखने को मिला, उसमें ये देखने को मिला कि भैया उनका टकराव कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के साथ हुआ है, बजाय इसके कि उन्हें उन्हीं सब चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए थी और चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहिए था। उन्होंने चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना दिया। एट द टाइम व्हेन रीजनल पॉलिटिक्स फोर्स आर एक्टिवली सीकिंग टू बी हियर्ड बाय द सेंटर, इट मे बी टाइम दैट प्रोविजन रिलेटिंग टू द गवर्नर्स रोल आर अमेंडेड। तो यहाँ पर जब क्षेत्रीय ताकतें खोज रही हैं खुद के लिए, खुद का वजूद खोज रही हैं कि सेंटर उनकी बात को सुने, इन सब चीज़ों को सुने, तो अब ये समय आ गया है राइटर के अनुसार कि जो गवर्नर का रोल है उनको, गवर्नर को कितनी पावर दी जानी चाहिए, कितनी पावर नहीं दी जानी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो। आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ डिस्क्रेशन, फिक्सिंग टाइम फ्रेम फॉर देम टू एक्ट एंड मेकिंग इट एक्सप्लिसिट that they are obliged to go by the cabinet advice on dealing with bill can be considered। तो यहाँ पर कुछ मसलों पर, जैसे कि आप किन किन चीज़ों में अपना निर्णय दे सकते हो, आप किन किन चीज़ों में अपनी एडवाइस दे सकते हो, और अगर आपके पास कोई बिल आया तो आपको इतने समय के अंदर आपको उस बिल को या तो हाँ करना है या ना करना है, जो भी है आपका निर्णय इस पर्टिकुलर समय के बीच में होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी उस बिल में होना चाहिए, मतलब जो भी अमेंडमेंट हो गवर्नर के रोल का, कि आप जो मंत्रिपरिषद है, जो भी राज्य सरकार है, उनकी बातों को सुनो, उनकी बातों को ध्यान में रखो, उनकी बातों को ध्यान में रखकर ही आप अपना निर्णय लो किसी बिल पर। ऐसा ना हो कि आप किसी बिल को रोक कर बैठ गए और वो बिल पड़ा है, सालों से पड़ा है और राज्य सरकार उसको पास नहीं करवा पा रही, आप पास नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें हों। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, मतलब जो भी अमेंडमेंट हो वो इन सब चीज़ों को कंक्लूड करके हों। रिगार्डिंग बिल, it is clear that Constituent Assembly passed the provision of governor to return bill for consideration only on the express assurance that they have no discretion at all। तो यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अगर बिल पास करता है, ठीक है, बिल पास किया जाता है गवर्नर, तो रिटर्न अ बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, तो यहाँ पर ये हो कि उनका खुद का कोई निर्णय मत नहीं है या उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये सब कैबिनेट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बिल को पास किया या फिर से वापस में
राज्य सरकारों को भेजा। तो ये डिसाइड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गवर्नर अपनी बुद्धि और विवेक एक्स्ट्रा लगा के और उस चीज़ को रोक दे, या अपनी इन शॉर्ट जो ये कहना चाहते हैं कि अपने हितों को लेकर या राज्य केंद्र सरकार के हितों को लेकर उन बिल में रोक लगा दे। इन एडिशन, एज सजेस्टेड बाय द MM पुंची कमीशन, एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ वर्डनिंग द गवर्नर विद द ऑफिस ऑफ चांसलर इन यूनिवर्सिटी शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना पर्टिकुलर चांसलर वाला, ये केरल के केस में ये वाला पॉइंट रिविजिट हुआ था। उसमें ये कहा गया था आरिफ मोहम्मद खान ने का और जो केरल की सरकार है उन दोनों के बीच जो पूरा घटनाक्रम था वो इसी चीज़ को लेकर था कि जो पिनरई ब्रिजेन थे वहाँ के, उन्होंने गवर्नर से कहा कि आप इसी बंदे को कुलपति बना दो, लेकिन उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान है उन्होंने कहा कि भाई इसको नहीं बनाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर था। क्योंकि अभी वर्तमान में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें ये कहा गया है कि जो भी राज्य सरकार की यूनिवर्सिटीज़ हैं उस राज्य सरकार का गवर्नर उन यूनिवर्सिटी का क्या होता है, कुलाधिपति होता है या चांसलर होता है। तो जो भी कुलपति है उसको नियुक्त करने का अधिकार भी किसके लिए होता है, गवर्नर को होता है। तो जब इनके पास आरिफ मोहम्मद खान के पास जब फाइल आई कि इस गवर्नर को केरल यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाना है तो इन्होंने मना कर दिया। तो इस वाले पॉइंट को भी इन्होंने राइटर ने पुंची जो कमीशन है इसने ये कहा कि गवर्नर को जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका प्रमुख बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर editorial. So thank you for today.